नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली सरकार ने पुरानी कार पर बैन का फैसला लिया वापस, ईंधन मिलेगा, गाड़ी सीज नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने पुरानी कार पर हाल ही में लगाए गए बैन का फैसला वापस ले लिया। अब 10-15 साल पुरानी कार चलाने वालों को पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलेगा, गाड़ी सीज भी नहीं होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10-15 साल पुरानी कार चलाने वालों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने पुरानी कार वालों को राहत देते हुए इन पर बैन लगाने का फैसला वापस ले लिया। बता दें कि पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कार को भी ईंधन मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कार सीज नहीं होगी। अब उम्र के आधार पर कारों पर बैन नहीं लगेगा। आपको बता दें कि गाड़ियों पर बैन लगाने और उन्हें पंपों पर ईंधन न देने के फैसले को लेकर कई लोग नाराजगी जाहिर कर रहे थे। वहीं पुरानी कार को लेकर फैसले पर दिल्ली सरकार ने यू टर्न ले लिया है। दिल्ली में अब पुरानी कार बेकार नहीं होगी बल्कि वो दौड़ेगी, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार ने 1 जुलाई से लागू फैसले को वापस ले लिया। यानी अब पेट्रोल पंपों पर 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को भी ईंधन मिलेगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने इस बात का भी फैसला लिया है कि पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी गाड़ियों को सीज नहीं किया जाएगा। दिल्ली वाले पानी के बिलों से ना हो परेशान, नहीं कटेगा कनेक्शन, सरकार लाखों लोगों को देने जा रही है राहत। दिल्ली सरकार पानी के बिलों से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक नई योजना ला रही है। इस योजना के तहत घरेलू और सरकारी उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान अधिकार में 100% छूट मिलेगी। योजना लागू होने तक किसी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। यह योजना दिल्ली जल आपूर्ति सुधार परियोजना का भी पुनः आरंभ करेगी, जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा। बता दें कि पानी के अधिक बिल से परेशान उपभोक्ताओं को 2 माह के बाद राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के जल मंत्री ने कहा, इस योजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। अगले 2 माह में सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। दिल्ली में दिव्यांग पार्क को लेकर आया बड़ा अपडेट। इस योजना के तहत 90 लाख रुपए में बना ओपन जिम भी मिलेगा। पूर्वी दिल्ली में यमुना पार्क के पहले दिव्यांग पार्क को खुलने में वक्त लगेगा। अब इसमें एसटीपी बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। इस कार्य में 6 माह से अधिक का समय लग सकता है, क्योंकि अभी एसटीपी बनाने का प्रस्ताव स्वीकृति लेने की प्रक्रिया में है। यहाँ सवाल यह है कि 1 साल से तैयार इस पार्क में पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा गया। पहले ही एसटीपी बनवा दिया होता तो लोगों के लिए पार्क खोला जा सकता था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, दान नहीं है सशस्त्र बलों के कर्मियों को दिव्यांगता पेंशन देना। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों को दिव्यांगता पेंशन देना दान नहीं बल्कि सैन्य सेवा के दौरान उनके बलिदानों की उचित स्वीकृति है। कोर्ट के अनुसार दिव्यांगता पेंशन का लाभ उदारता पूर्वक समझा जाना चाहिए और योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि सेवा शर्तों के कारण चोटिल सैनिक की वित्तीय सुरक्षा व सम्मान के साथ जीवन जी सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों को दिव्यांगता पेंशन देना दान न होकर सैन्य सेवा के दौरान सैनिक के बलिदानों की उचित स्वीकृति है। कोर्ट ने कहा कि दिव्यांगता पेंशन के अनुदान का लाभ उदारता पूर्वक समझा जाना चाहिए और योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाया जाना चाहिए। ऐसी पेंशन यह सुनिश्चित करती है कि सेवा शर्तों के कारण चोट या दिव्यांगता से पीड़ित सैनिक को बिना सहारे के नहीं छोड़ा जाता है और वह वित्तीय सुरक्षा व सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम होता है। दिल्ली में फिर बदला मौसम, कई इलाकों में झमाझम बारिश। आईएमडी का क्या अपडेट। दिल्ली में फिर मौसम बदल गया है। कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शुक्रवार सुबह से ही दिल्ली में बादल छाए हुए थे, जिसके बाद दोपहर तक कई इलाकों में काले बादल छा गए और फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने आज के लिए आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की थी। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं 5 जुलाई को भी सुबह से दिल्ली एनसीआर आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क करते हुए दिल्ली और उससे सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रह सकता है। वहीं 6 जुलाई को भी मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी देते हुए पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लापरवाही से हादसे में मौत हो तो मुआवजे का हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शख्स लापरवाही से वाहन चलाता है और उसकी मौत हो जाती है तो इस पर मुआवजा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें मृतक के कानूनी वारिसों द्वारा एमबी अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में मुआवजा दावे पर
कहा कि अगर कोई शख्स खुद की लापरवाही से वाहन चलाता है और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है तो उसके कानूनी वारिस मोटर वाहन एक्ट के तहत मुआवजे के हकदार नहीं होंगे। मैं कोर्ट ने साफ किया है कि ऐसे मामलों में इंश्योरेंस कंपनी मृतक के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है। आप लोगों को सीवर मिक्स पानी पीने के लिए कह रहे हैं, हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को लगाई फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को राजधानी के कई इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर फटकार लगाई है। मैं हाईकोर्ट ने जल बोर्ड से कहा कि वे लोगों को सीवर मिक्स पानी पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में गंदे और सीवर मिक्स पानी की सप्लाई से नाराज दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली जल बोर्ड को जमकर फटकारा। मैं कोर्ट ने कहा कि शहर में लोगों को पीने के लिए सीवर मिक्स पानी मिल रहा है, मैं इससे ज्यादा दुखदायी क्या होगा। मैं जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अनिश दयाल की बेंच योजना बिहार इलाके में कुछ जगहों पर गंदे पानी की सप्लाई से जुड़ी एडवोकेट ध्रुव गुप्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेयरी में एनकाउंटर, पुलिस ने 2 बदमाशों को मारी गोली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। मैं गुरुवार को देर रात दिल्ली में एक बार फिर से एनकाउंटर हुआ है। मैं दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चली है। मैं जानकारी के मुताबिक ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बदमाशों का एनकाउंटर किया है। ये बदमाश नंदू गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसी एनकाउंटर के बारे में सब कुछ। दरअसल पुलिस को शक था कि ये बदमाश गैंगस्टर मंजीत महल के भांजे पर गोली चलाने के मामले में शामिल थे। मैं जानकारी के मुताबिक आरोपी नंदू गैंग से जुड़े हुए हैं। मैं एनकाउंटर के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी है। मैं पकड़े गए बदमाशों का नाम विजय और सोमवीर बताया जा रहा है। आईफोन दिला देंगे, 9वीं के छात्र को लालच देकर लूट ली 8 लाख की ज्वेलरी। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मैं जहां 2 लोगों ने 14 साल के नाबालिग को आईफोन दिलाने का लालच देकर उससे 8 लाख रुपए की सोने की ज्वेलरी हड़प ली। पुलिस ने गुरुवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, मैं जबकि एक अन्य संदिग्ध और एक ज्वेलर अभी फरार है। मैं लड़के के परिवार की शिकायत पर मोदी नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 क्लोज 5 उगाई और 351 क्लोज 3 आपराधिक धमकी के तहत बुधवार को एफआईआर दर्ज की गई। वह पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शैलेश कुमार उम्र 26 वर्षीय बाउंसर और दिव्यम कुमार उम्र 18 वर्षीय बीसीए छात्र के रूप में हुई है। वही फरार संदिग्ध अर्नब कुमार और ज्वेलर अभिषेक की तलाश जारी है। मानसून सत्र 2025 21 जुलाई से शुरू होगा राज्यसभा का 268वां सेशन। जब मानसून सत्र 2025 के लिए राज्यसभा का 268वां सत्र सोमवार यानी कि 21 जुलाई से शुरू होगा। आधिकारिक संसदीय बुलेटिन ने इस बात की पुष्टि की है। बता दें सदस्यों को सम्मन विशेष रूप से सदस्य पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए तथा सभी को मानसून सत्र के आगामी कार्यक्रम और कार्य दिवसों के बारे में सूचित किया गया। जानकारी के मुताबिक सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें सदन 12 अगस्त को स्थगित होगा तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए 18 अगस्त को पुनः बैठक होगी। बैठकों का समय प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक तथा अपराह्न 2 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया। राज्यसभा के मानसून सत्र 2025 में प्रमुख विधायी चर्चाएं और बहसें शामिल होने की उम्मीद है। संसद सदस्यों को सलाह दी गई है कि वे सत्र के संबंध में अद्यतन जानकारी, परिपत्र और अतिरिक्त निर्देशों के लिए नियमित रूप से सदस्य पोर्टल देखते रहें। सरकार के कामकाज की निगरानी के लिए दिल्ली विधानसभा की 11 नई समितियों का गठन, जानिए किन विधायकों को मिली जगह। दिल्ली विधानसभा का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्ष 2025-26 के लिए 11 नई समितियों का गठन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की निगरानी में इन नई समितियों का गठन किया गया है। इनमें महिला एवं बाल कल्याण, छात्र एवं युवा कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, अनाधिकृत कॉलोनियों से संबंधित विषयों पर समिति और विशेष अधिकार समिति शामिल है। समितियों में सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व दिया गया। समितियों के महत्व को समझाते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, विधानसभा की बैठकें सीमित समय के लिए होती है, इसलिए सरकार के कामकाज की निरंतर निगरानी के लिए समितियां बेहद जरूरी है। बता दें कि शासन के काम जटिल हो गए, ऐसे में समितियां यह सुनिश्चित करती है कि सरकार की जवाबदेही बनी रहे, पैसे का सही उपयोग हो और योजनाएं ठीक से लागू हो।
डीयू ने दी राहत, यूजी छात्र अब तीसरे साल में ही ले सकेंगे डिग्री, चौथा साल वैकल्पिक। ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में पढ़ रहे छात्रों को तीसरे साल के बाद डिग्री लेकर बाहर निकलने की अनुमति दे दी है। विश्वविद्यालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के क्रियान्वयन की दिशा में बड़ा कदम है, जो छात्रों को पढ़ाई में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा। गुरुवार को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यूजी करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 के तहत 6 सेमेस्टर यानी कि 3 साल की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र यह विकल्प चुन सकते हैं। मल्टी कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम यानी कि बहुविषयक पाठ्यक्रम के छात्रों को सामान्य डिग्री मिलेगी। सिंगल कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम यानी कि एक विषय आधारित पाठ्यक्रम के छात्रों को ऑनर्स डिग्री प्राप्त होगी। जो छात्र यह विकल्प चुनना चाहते हैं उन्हें विश्वविद्यालय के स्टूडेंट पोर्टल पर लॉग इन कर अपनी सहमति दर्ज करानी होगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अब दिल्ली की इन कॉलोनियों में मिलेगा सप्ताह में 24 घंटा पानी, 30 लाख लोगों को सीधा फायदा। जल बोर्ड की बैठक में कई अहम फैसले। ये दिल्ली में जल और सीवरेज की लंबित परियोजनाओं को नई रफ्तार देने के कई अहम फैसले जल बोर्ड की बैठक में लिए गए। गुरुवार को दिल्ली जल बोर्ड के फैसले की जानकारी देते हुए जल मंत्री प्रवेश मंत्री ने कहा कि बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये योजनाएं न केवल लाखों लोगों को सीधे लाभ पहुंचाएगी बल्कि यमुना नदी में प्रदूषण को कम करेगी, जल वितरण को समान बनाएगी और वर्षों से लंबित पुनर्वास कार्य को गति देगी। वहीं दिल्ली सचिवालय में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, साफ पानी और प्रभावी सीवरेज व्यवस्था सिर्फ पाइपलाइन नहीं, लोगों के जीवन की गरिमा और हक से जुड़ा मसला है। हम वर्षों से अटकी योजनाओं को फिर से जमीन पर ला रहे हैं ताकि हर नागरिक को उसका हक मिल सके। जल मंत्री के मुताबिक DDA और अन्य भूमि विकास एजेंसियों की जल व सीवरेज योजनाओं को मंजूरी देने व क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी अब DJB को एक अहम नीतिगत सुधार के तहत दिया जाएगा। अब दिल्ली जल बोर्ड को DDA और अन्य भूमि विकास एजेंसियों की जल और सीवरेज योजनाओं को सीधे स्वीकृत करने और उन्हें क्रियान्वित करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली में कमजोर प्रदर्शन वाले 56 स्कूलों को शिक्षा अधिकारियों ने लिया गोद, बेहतर रिजल्ट का होगा प्रयास। ये शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और कमजोर प्रदर्शन वाले स्कूलों के शैक्षणिक परिणामों को मजबूत करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने एक अहम पहल की है। शिक्षा निदेशालय ने उन 56 स्कूलों की पहचान की है जहां कक्षा 9 और 11 में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 60% से कम रहा। इन स्कूलों को 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा संरक्षक के रूप में गोद लिया जाएगा। मंगलवार को जारी एक परिपत्र में कहा गया कि इस कदम का उद्देश्य 2026 से 25 सत्र में खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों में शैक्षणिक परिणामों में सुधार करना है। यह निर्णय वर्ष 2024-25 के दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों में सुधार लाने की दिशा में उठाया गया कदम है। इन स्कूलों का चयन कक्षा 9वीं और 11वीं के परीक्षा परिणामों के विश्लेषण के आधार पर किया गया, जिसे शिक्षा निदेशालय की परीक्षा शाखा ने तैयार किया। जैकलिन फर्नांडीज को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIR रद्द करने की याचिका खारिज की। दिल्ली हाईकोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की आरोपी और अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज की अपने खिलाफ दायर FIR को निरस्त करने की मांग खारिज कर दी है। जस्टिस अनीस दयाल ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर 2023 को जैकलिन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ED को नोटिस जारी किया था। जैकलिन ने याचिका दायर कर कहा था कि उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। जैकलिन ने कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर ने तो उसके साथ फर्जीवाड़ा किया, साथ ही अदिति सिंह ने भी फर्जीवाड़ा किया। जैकलिन ने कहा था कि उसे सुकेश चंद्रशेखर ने टारगेट किया और उसका मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई हाथ नहीं है। जैकलिन ने सुकेश चंद्रशेखर के उस दावे को खारिज किया था कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। पाकिस्तान को भारत की तैयारियों का लाइव डाटा लीक कर रहा था चीन, उप सेना प्रमुख ने किया खुलासा। जब भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख यानी कि क्षमता विकास एवं संधारण लेफ्टिनेंट जनरल राहुल और R सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन, पाकिस्तान और तुर्की के गठबंधन को बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में हमने एक सीमा पर जंग लड़ते हुए 3 विरोधियों को शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिए देश के शीर्ष नेतृत्व ने भी पड़ोसी समेत सभी को साफ रणनीतिक संदेश दिया कि अब पहले की तरह आतंकवादी कृत्यों को सहन नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख यानी कि क्षमता विकास एवं संधारण लेफ्टिनेंट जनरल राहुल R सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को भारत की तैयारियों और अग्रिम मोर्चों पर हमारी तैनाती को लेकर इनपुट दे रहा था।
दिल्ली आगरा हाईवे पर बघोला पुल के पास जाम खत्म करने का नया प्लान तैयार। ये दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन बघोला पुल के पास रोजाना लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ठोस कदम उठाने जा रहा है। यहां भारी और हल्के वाहनों के लिए अलग अलग लेन बनाने की तैयारी है ताकि लोगों को जाम से मुक्ति मिल सके। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वरिष्ठ ने मौका मुआयना करने के बाद यह जानकारी दी। 13 दिन तक बुजुर्ग को किया डिजिटल अरेस्ट, ऐंठे 59 लाख रुपये। नोएडा में हैरान कर देने वाली घटना। ये साइबर अपराधियों ने पेंट बनाने वाली एक नामचीन कंपनी के पूर्व अधिकारी को 13 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 59,50,000 रुपये ठग लिए। में आरोपियों ने बुजुर्ग पर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध में शामिल होने का भय दिखाया। पीड़ित की शिकायत पर साइबर अपराध थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर बनेगा ग्रीन कॉरिडोर। जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए दोनों ओर ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए 12,000 पौधे एक्सप्रेसवे के दोनों ओर लगाए जाएंगे। मैं केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 8 जुलाई से ग्रीन कॉरिडोर की शुरुआत करने जा रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रबंधन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। बता दें कि NHAI प्रबंधन सेक्टर 65 के सामने DND के MP एक्सप्रेस से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहा है। मैं इस एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से आवाजाही के लिए बनाया जा रहा है। मैं फिलहाल इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मैं यूपी और हरियाणा की सीमा में 47% तक कार्य पूरा हो चुका है। इस साल के अंत तक NHAI प्रबंधन इस एक्सप्रेसवे का 70% तक काम पूरा कर लेगा। मैं अगले वर्ष तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। हालांकि काम पूरा करने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। बता दें कि अब मानसून का सीजन शुरू होने पर NHAI प्रबंधन ने इस एक्सप्रेसवे को हरा भरा करने के लिए दोनों ओर ग्रीन कॉरिडोर बनाने की रूपरेखा तैयार की है। यहां हरियाली बढ़ाने के लिए करीब 12,000 पौधे लगाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे के इस ग्रीन कॉरिडोर की शुरुआत केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 8 जुलाई को जेवर से करने जा रहे हैं। वे पौधारोपण के इस अभियान का शिलान्यास होने के बाद सेक्टर 65 तक पौधारोपण शुरू हो जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, मकान मालिकों को राहत, पुराने किराएदार अब नहीं कर पाएंगे ये काम। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने मकान मालिकों से जुड़े एक मामले में आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक भारत में रहे या विदेश में, अगर उसका मकसद ईमानदार है तो किराएदारों को हटाया जा सकता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और मकान मालिक हैं और आपके किराएदार आपको मकान खाली करने को लेकर परेशान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने मकान मालिकों से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए अहम आदेश जारी किया है। बेटे की तरह मानती थी स्टाफ को, फिर क्यों कर दिया कत्ल। ये दिल्ली से एक क्राइम का मामला फिर से सामने आया। मैं लाजपत नगर में कॉलोनी से लेकर पूरे सेंट्रल मार्केट में जिसने भी इस बारे में सुना सब हैरान रह गए। मैं शॉप पर काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि डांटने के कारण मुकेश ने चाकू से हमला करके हत्या की। मैं लाजपत नगर पुलिस ने आरोपी मुकेश को बिहार जाने वाली ट्रेन मगध एक्सप्रेस से गिरफ्तार कर लिया। मैं लाजपत नगर में कॉलोनी से लेकर पूरे सेंट्रल मार्केट में जिसने भी इस बारे में सुना हैरान रह गए। लेकिन जिन रुचिका की हत्या हुई है उनके शॉप पर काम करने वाले दूसरे कर्मचारी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि डांटने की वजह से मुकेश ने चाकू से हमला करके हत्या की है। मैं कई वर्षों से वहां पर कर रहे प्रेम सागर ने बताया कि हम लोग उन्हें भाभी कहकर बुलाते थे। वह बेटे के समान हम लोगों को मानती थी। मैं कभी जरूरत पड़ जाए तो मदद करती थी। लेकिन मुकेश थोड़ा गुस्सेले किस्म का था। वह पहले भी 4 दिन के लिए बोलकर छुट्टी लेकर गाँव गया था और 27 दिन के बाद वापस आया था। वह शॉप बॉय के रूप में काम करता था। मैं गोदाम तक माल ले जाना और लाना, माल कहीं पहुंचाना, यह सब उसकी जिम्मेदारी थी। दिल्ली के राजनिवास मार्ग में सीएम को आवंटित बंगले में हुआ हवन पूजन, सितंबर में होगा गृह प्रवेश। ये दिल्ली के राजनिवास मार्ग स्थित बंगला जो कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आवंटित हुआ है, वहां शुक्रवार को हवन पूजन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसी जगह से जन सुनवाई करेंगी। फिलहाल वह शालीमार बाग स्थित अपने निजी आवास में ही रहेंगी। सितंबर में नवरात्रि के दौरान सीएम रेखा गुप्ता नए सरकारी बंगले में गृह प्रवेश करेंगी। बता दें कि शुक्रवार को सरकारी बंगले में हुए हवन के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, यह घर नहीं है, यह सिर्फ मुख्यमंत्री जन सेवा सदन है। मैं जहां सीएम रोज सुबह लोगों से मिलेंगी। अभी शालीमार बाग में प्रॉब्लम हो रही थी। मैं सिविल लाइंस में राज्य निवास मार्ग पर स्थित जो सरकारी बंगला आवंटित किया गया, यही दिल्ली सरकार के अन्य मंत्रियों को भी सरकारी आवास आवंटित किया गया। इस मौके पर मंत्री, विधायक और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे।
कैलाश मानसरोवर यात्रा पहला जत्था आज पहुंचेगा उत्तराखंड। पहली बार टनकपुर से शुरू होगी यात्रा। ये करीब 6 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। मैं देश भर से विभिन्न राज्यों से 50 सदस्य यात्रियों का दल शुक्रवार शाम तक चंपावत जिले के टनकपुर TRC पहुंचा। मैं कुमाऊं मंडल विकास निगम प्रबंधन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारी पूरी कर ली है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब ये यात्रा चंपावत जिले के टनकपुर से शुरू हुई। मैं उत्तराखंड के टनकपुर से शुरू होकर यह यात्रा चंपावत, पिथौरागढ़, धारचूला और गुंजी तक पहुंचेगी। गुंजी के बाद तीर्थ यात्री तिब्बत में प्रवेश करेंगे। उत्तराखंड में पहले यह यात्रा हल्द्वानी के काठ गोदाम से शुरू होकर अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय धारचूला गुंजी होते हुए मानसरोवर तक जाती थी। जज यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ी, पद से हटाने के प्रस्ताव पर विपक्षी दलों की मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि प्रमुख विपक्षी दलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सैद्धांतिक रूप से अपनी मंजूरी दे दी है और सांसदों के हस्ताक्षर एकत्रित करने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में। लोकसभा के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। राज्यसभा के लिए कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यह तय करने के बाद कि प्रस्ताव किस सदन में लाया जाएगा, हस्ताक्षर एकत्र किए जाएंगे। पीएम मोदी ने घना के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को दिए खास गिफ्ट। हर तोहफे में झलकती है भारत कला की झलक। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 राष्ट्रों की यात्रा के पहले चरण की समाप्ति पर गुरुवार को घना की राजधानी अक्कारा से चलने से पहले घनाई राष्ट्रपति जॉन महामा को एक हस्तनिर्मित बिदरी फूलदान तो उनकी पत्नी लाडिना महामा को चांदी का एक पर्स भेंट किया। ये उपहार भारतीय शिल्पकला और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को दिल्ली के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।